हेलो स्टूडेंट्स, आईएएस एकेडमी के सामान्य अध्ययन अर्थात जीएसजीके के क्लास में मैं अफाक सर आपके बीच इतिहास विषय के अंतर्गत क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, जो कई परीक्षाओं में काफी उपयोगी साबित होता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा आज का हमारा वो होगा क्रांतिकारी आंदोलन में HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 में की गई थी और इसके संस्थापक है सचिंद्र सान्याल, योगेश चटर्जी। स्थान इसका था कानपुर। तो याद रखने वाली 2 पॉइंट है यहां पर। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका फाउंडेशन रखा सचिंद्र सान्याल और योगेश चटर्जी ने। दूसरा इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि इसमें कुछ पुराने क्रांतिकारी भी शामिल हुए। पुराने क्रांतिकारी कहने का मतलब है जो पहले से क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित थे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल। तो एक नाम याद रखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो पुराने क्रांतिकारी हैं जो इसमें से पहले से सम्मिलित थे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, कुछ नए क्रांतिकारी भी इस दौर में शामिल हुए, जैसे भगत सिंह, बड़े इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी हैं। दूसरा है शिव वर्मा। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव। चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव, ये सब जो क्रांतिकारी हैं सब मिलकर जो है एक फिर से लोगों ने रीऑर्गेनाइज किया, रीयूनाइट हुए और HRA का जन्म हुआ 1924 में कानपुर में। अब ये जन्म जब हुआ तो इनका मेन पर्पस है लोगों में क्रांतिकारी विचारधारा को प्रमोट करना, उनके बीच में जाकर उनको जो है इसका प्रचार प्रसार करना। इसका 3 प्रमुख आदर्श थे। सबसे प्रमुख आदर्श बोला जाए कि भारतीय जनता में जो गांधी का अहिंसावाद, चूंकि आपको पता है इसका ईयर है 1924, और जैसा कि आपको पहले से पता है कि गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, जिससे युवाओं में गांधी के अहिंसात्मक नीति के प्रति रोष था। तो इसीलिए गांधी के अहिंसात्मक नीति की निरर्थकता को, यानी कहने का मतलब है निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है, के प्रति लोगों को जागृति उत्पन्न करना। यह पहला पर्पस था, यानी लोगों को बताना कि अहिंसा से अंग्रेज भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि उनको भगाना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए डायरेक्ट एक्शन करना होगा, और डायरेक्ट एक्शन का मतलब होता है क्रांति की आवश्यकता को बल दिया, यानी क्रांति जरूरी है पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, यानी अंग्रेजों को भगाने के लिए। तीसरा नंबर वाला पॉइंट है अंग्रेजी साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद यानी इंपेरियलिज्म, है ना। तो उसके स्थान पर एक नया चीज आना चाहिए, समाजवादी विचारधारा। और जैसा कि आप लोग को पहले से ही पता होगा कि क्रांतिकारियों ने जो है समाजवाद को काफी प्रेरित किया, यानी समाजवादी विचारधारा को भारत में प्रमोट करना। और इसी क्रम में इन्होंने जो है खास करके सचिंद्र सान्याल और योगेश चटर्जी ने फाउंडेशन रखा, मगर बाकी सारे क्रांतिकारी धीरे धीरे एकजुट होते चले गए। अब एक सबसे बड़ी चीज है HRA, ये इसका व्यापक तरीके से प्रचार प्रसार किया गया। बंगाल, बिहार, यूपी, दिल्ली, पंजाब, मद्रास, इन सब जगहों पर जो है इनकी शाखाएं खोली गई। यानी बंगाल, बिहार हो गए, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब जगहों पर जो है यानी क्या किया गया, प्रचार प्रसार के लिए कई शाखाएं खोली गई। इसके अलावा पंजाब, मद्रास, इन सब जगहों पर तो कहा जा सकता है कि क्रांतिकारी विचारधारा को प्रमोट करने के लिए जो है व्यापक कदम उठाए गए। अब चूंकि ऑर्गेनाइजेशन बन गया, इसका विस्तार हो गया है, लोगों को अवेयरनेस फैलाने का कार्य किया जा रहा है। एक काम और बाकी है, जो कि धन होगा तभी इसका तेजी से प्रचार प्रसार होगा और क्रांति होगा। तो इन लोगों ने एक प्लान किया, काकोरी, यानी कहने का मतलब है काकोरी कांड के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। एक्चुअल में सहारनपुर लखनऊ लाइन पर जाने वाली, यानी इस लाइन पर एक काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी में कुछ सरकारी खजाना जा रहा था। इन लोगों ने योजना बनाया इसको लूटने का, और हालांकि इसको लूटा भी। तो याद रखेंगे, सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली
8 डाउन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक लूटा। और ये डेट है 9 अगस्त 1925 को। तो वीवीआई है, ये इस बात को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन को इन लोगों ने, मालगाड़ी को लूटा। अब इस क्रम में जो है क्या हुआ कि 29 क्रांतिकारियों को पकड़कर मुकदमा चलाया गया। यानी काकोरी कांड को लेकर जो है क्या किया गया, 29 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चला है। यानी 29 क्रांतिकारियों का मुकदमा, जिसमें से 17 को लंबी सजाएं दी गई। यानी लंबी सजाएं कितने को दी गई, तो टोटल 17 लोगों को लंबी सजाएं दी गई, जिसमें से 4 को आजीवन कारावास। आजीवन कारावास कहने का मतलब पूरे जीवन काल उनको जेल में रहना होगा। और उनमें से 4 को जो है फांसी की सजा हुई, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा हुई, जिनको गोरखपुर, फैजाबाद, नैनी और गोंडा में फांसी दी गई। इसका मतलब है राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, अशफाकुल्ला को फैजाबाद में, रोशन लाल को जो है नैनी जेल, नैनी इलाहाबाद, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में जो है फांसी की सजा हुई। अब अगला जो कदम है, चूंकि इससे क्या हुआ कि एचआरए का, जब लगभग माना जाता है कि बहुत सारे क्रांतिकारियों को पकड़कर सजाएं दी गई, जिसके कारण एचआरए की गतिविधियां जो है लगभग कम हो गई, और एक तरह से कहा जा सकता है कि इनकी एक्टिविटी पर एक विराम लग गया। इसके बाद फिर से चंद्रशेखर आजाद ने इसको, जितने भी क्रांतिकारी थे सभी को फिर से रीऑर्गेनाइज करने का प्रयास किया, और एक नया ऑर्गेनाइजेशन फिर उसमें बदलाव लाया, जिसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA का गठन किया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। डेट याद रखना है, 10 सितंबर को इसका गठन हुआ, 10 सितंबर 1928 को। फाउंडर है इसके चंद्रशेखर आजाद, यानी संस्थापक के तौर पर जाना जाएगा चंद्रशेखर आजाद को। अब इंपॉर्टेंट बात है, इसका पर्पस क्या है। यानी सोशलिस्ट, जैसा कि वर्ड में ही लग रहा है, सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया है। तो सोशलिस्ट का पर्पस क्या है? सोशलिस्ट का पर्पस यह है कि भारत में एक सामाजिक गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। क्या करना है? भारत में समाजवादी, यानी ध्यान रखना है, समाजवादी गणतंत्रवादी जो है राज्य की स्थापना करना, यही मेन पर्पस है। यानी अब समाजवादी विचारधारा को प्रमोट करना और इसके साथ साथ एक गणतंत्र की स्थापना करना, ये HSRA का मेन पर्पस हो गया। ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, ये प्योर डेमोक्रेटिक था, लोकतांत्रिक था। लोकतांत्रिक था मतलब, कहने का मतलब हर को इसमें जो है डिसीजन मेकिंग में भूमिका अदा करता है। क्योंकि लोकतांत्रिक कहने का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सदस्य को इसमें जो है क्या था, भूमिका अदा करनी है डिसीजन मेकिंग में। नहीं, आम निर्णय लिया जाएगा, कभी भी किसी एक विशेष का निर्णय किसी दूसरे पर थोपा नहीं जाएगा। इसमें याद रखना है कि कुछ लोग शामिल हुए, खास करके क्रांतिकारी, यूपी के कुछ क्रांतिकारी इसमें शामिल हुए, विशेषकर विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, याद रखेंगे विजय कुमार सिन्हा। दूसरा नाम याद रखना है इसमें हम लोगों को, शिव वर्मा, यूपी से हैं। तीसरा नाम इसमें याद रखना है हम लोगों को, जयदेव कपूर, बड़े पॉपुलर क्रांतिकारी हैं सारे। अब इसके अलावा कुछ पंजाब के क्रांतिकारी भी इसमें यूनाइट हुए हैं। भगत सिंह, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, भगत सिंह इसमें सम्मिलित हुए हैं। दूसरे हैं भगवती चरण वोहरा और सुखदेव, भगवती चरण वोहरा और सुखदेव, ये सब क्रांतिकारियों ने जो है यहां पर रोल प्ले किया। HSRA, इन सब लोगों ने फिर से एक HSRA का जन्म हुआ। अब इनका सबसे पहला गतिविधि क्या है? सबसे पहला इन्होंने क्या किया? सैंडर्स की हत्या की। अब ये सैंडर्स की हत्या क्यों कर रहे हैं, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो ध्यान रखने वाली बात है कि हुआ क्या था, एक डेट याद रखेंगे, 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है।
साइमन कमीशन कौन, याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के रिव्यू के लिए, समीक्षा के लिए 10 साल पर एक कमेटी बनना था और वो कमेटी 1929 में भारत आना था, मगर चूंकि ब्रिटेन में 1929 में इलेक्शन था तो 1927 में ही साइमन कमीशन का घोषणा किया गया। साइमन कमीशन में जो है टोटल यूरोपीय सदस्य थे, भारतीय नहीं थे, और भारतीय ना होने के कारण भारतीयों का यह मानना था कि भारत के संविधान की बात करने के लिए भारतीय सदस्य का होना अनिवार्य है, जिस कारण से सभी लोग जो हैं उस दौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। इसी क्रम में 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान भारत के एक बड़े जो माने जा सकते हैं उस समय के नेता लाला लाजपत राय जो है चोटिल हो गए, लाठी चार्ज हो गया जिससे वो घायल हो गए और अंततः बाद में इनकी मृत्यु हो गई। इस बात से हमारे क्रांतिकारी जो लोग थे वो उद्वेलित हो गए और उन लोगों ने क्या किया, जिन्होंने लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया था उसको मारने की योजना बना ली और उसी के तहत में सैंडर्स की हत्या की गई। डेट है 17 दिसंबर 1928 को। सैंडर्स को कैसे हत्या की गई तो याद रखेंगे, लाहौर रेलवे स्टेशन पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या की। तो ध्यान रखेंगे, डेट है 17 दिसंबर 1928 को। कहां पर हुआ, लाहौर में जो है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद उसके बाद ये लोग अंडरग्राउंड कुछ समय के लिए हो गए, जिसके तहत जो है अंग्रेजों ने क्या कर दिया, पकड़कर निर्दोष लोगों को जो है सजाएं देने लगे, यातनाएं देने लगे, टॉर्चर करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप जो भारत के क्रांतिकारी, उस दौर के क्रांतिकारी लोग हैं जिन लोगों ने इस तरह का अंजाम दिया था, उन लोगों ने सोचा कि इस चीज को उनका ध्यान भटकाने के लिए, चूंकि क्या करना होगा, तो कुछ ऐसा बड़ा करना होगा जिससे कि अंग्रेजों का ध्यान भटके और कुछ जो है इन लोग क्रांतिकारी घटना को अंजाम देना चाह रहे थे। इसी क्रम में सेंट्रल लेजिस्लेटिव बम कांड को देखा जाता है, जो डेट याद रखना है 8 अप्रैल 1929 को। सबसे बड़ा चीज इसमें हुआ क्या, सबसे पहले हम लोग समझने की बात करते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, हम लोग इसको शॉर्ट में कह दे रहे हैं CLA, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। यहां पर दो बिल पर चर्चा हो रही थी। एक बिल था पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल, और दूसरा बिल था यहां पर ट्रेड डिस्प्यूट बिल, यानी व्यापार से संबंधित ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इन दोनों चीजों पर चर्चा हो रही थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसी समय भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त, दो व्यक्ति हैं, भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त, इन्होंने क्या कर दिया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका। यानी इन लोगों ने बम फेंका कहां पर, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर। और उसके साथ कुछ पर्चा में भी, यानी पर्चा कहने का मतलब कुछ पंफलेट्स थे और पंफलेट पे लिखा हुआ था बहरों को सुनने के लिए बम की आवश्यकता है, और वहां पर से वो भागे नहीं और वो अपनी गिरफ्तारी दे दिए। जिसके कारण क्या हो गया कि यहां पर एक तरह से घटना इस तरह की हो गई कि भगत सिंह गिरफ्तार हो गए, बुटकेश्वर दत्त गिरफ्तार हो गए। अब चूंकि दोनों बड़े व्यक्ति जो है गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तारी के कारण इन पर मुकदमा चला और उस मुकदमा को कहते हैं लाहौर षड्यंत्र मुकदमा 1929। ईयर याद रखना है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ है 1929। मामला क्या है, बम कांड के कारण। 13 सितंबर 1929 को एक्चुअल में जो है एक व्यक्ति यहां पर अनशन कर रहे थे। एक्चुअल में क्या हुआ कि जो लोग गिरफ्तार हुए और गिरफ्तारी के बाद जो है इनको हत्या के इल्जाम में और एक तरह से कहा जा सकता है इंसर्जेंसी के इल्जाम में जो है इनको गिरफ्तार करके जेल में रखा गया, जिसके कारण जो उस समय के कैदी थे वो डिमांड कर रहे थे कि मुझे राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए, पॉलिटिकल कैदी का। और इसी कारण से बहुत सारे कैदी जो है भूख हड़ताल पर थे, जिसमें से एक व्यक्ति है जिनका कहा जा सकता है जतिन दास नाम है, और वो जतिन दास ने लगातार
जो है 64 दिन तक भूख हड़ताल की और 64वें दिन उनका देहांत हो गया 13 सितंबर 1929 को। तो याद रखेंगे एक व्यक्ति का नाम जतिन दास, जो 64 दिन तक इन लोगों ने क्या किया था, भूख हड़ताल की। पर्पस था, मुद्दा क्या था, ये चाहते क्या थे, ये लोग चाह रहे थे राजनैतिक कैदी का दर्जा चाहते थे। अब राजनीतिक कैदी का दर्जा और एक हत्या का दर्जा, दोनों में हत्यारे का दर्जा दोनों का अलग होता है। तो राजनीतिक कैदी का दर्जा के तौर पर ये डिमांड कर रहे थे, जिसके कारण जतिन दास का जो है क्या हो गया, देहांत हो गया 64वें दिन। और फाइनली जो है HSRA के बहुत सारे क्रांतिकारी गिरफ्तार भी हुए और गिरफ्तारी के बाद 3 बड़े क्रांतिकारी जो उस दौर के थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तीनों को फाइनली मुकदमा चलाकर 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई। यानी इन तीनों को फांसी की सजा दे दी गई। जैसा कि आपको पता ही होगा, जब फांसी की सजा पा लिए और फांसी के तख्ते पर झूलने के लिए जा रहे हैं तो एक तरह से गाते जा रहे थे, दिल से ना निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। फिर से एक बार समझेंगे इस बात को कि इन्होंने जब फांसी की तख्ता पर जा रहे थे तो जाते समय इन्होंने एक तरह से गाना गुनगुनाते जा रहे थे, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। और इस प्रकार से हंसते हंसते ये तीनों फांसी के फंदे पे झूल गए और अपने भारत माता का जो है नाम जो है एक तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने ऐसा कार्य किया, देश के लिए जो है अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। तो इस प्रकार से क्रांतिकारी आंदोलन का ये कड़ी यहीं तक। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।